बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और आज का लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ रिलेटेड टू दी ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होती है? ब्लॉक डायग्राम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला था। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में हमने बात कर चुके हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या चीज़ होती है। उसी से आगे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होती है। अगर आप देखें तो जब आप छोटे होते थे तो जाहिर है कि आजकल उस ज़माने में भी और आप अभी आजकल के बच्चों को देख लें तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ब्लॉक्स सेट आपको अवेलेबल होते हैं और उन ब्लॉक्स को जोड़ के आप जो है कोई चीज़ बनाते हैं। तो बेसिकली ब्लॉक्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम हमें क्या देती है, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड पूरा सिस्टम है, उस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम्स होंगे। ठीक है, और वो सब सिस्टम्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो सब सिस्टम्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, उस इंटरेक्शन की वजह से मतलब कहीं से कोई इनपुट आ रही होगी, किसी की आउटपुट बन रही होगी, किसी की आउटपुट जो है वो किसी की इनपुट होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो भी एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम मतलब जो भी एक कॉम्प्लिकेटेड या एक बहुत बड़ा सिस्टम होगा या प्लांट होगा, दैट विल कंसिस्ट ऑफ मैनी सब सिस्टम्स। जब मैं मैनी सब सिस्टम्स की बात करता हूँ तो जाहिर है आई एम सेइंग कि उसमें एक सब सिस्टम की आउटपुट दूसरे सब सिस्टम की इनपुट बन जाएगी और इसी तरह से आप जो है वो इनपुट और आउटपुट के हिसाब से अपने सिस्टम को मतलब देख सकते हो कि उसके अंदर कहाँ से इनपुट आ रही है और कहाँ से आउटपुट आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका ये मतलब फॉर एग्जांपल एक सीमेंट प्लांट है, उस सीमेंट प्लांट पे जाके ज़रा मुझे सिस्टम्स और उसके सारे सिस्टम्स जो हैं वो ड्रॉ करके दिखाएं और मुझे बताएं कि वो कैसे सामने नज़र आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है इट्स नॉट दैट ईजी टू डू दैट। और इसी तरह से जब आप कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करोगे तो उसको रिप्रेजेंट करना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम जो है वो एक आसान टूल है, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी कि जब आप छोटे होते थे तो आप जो है वो ब्लॉक्स को जोड़ के एक बड़ा जो है वो पूरा एक सिस्टम बना लिया करते थे, एक पूरा घर बना लिया करते थे। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स से हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा सिस्टम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ब्लॉक क्या है? ब्लॉक बेसिकली जो ईच ब्लॉक होगा हर सिस्टम का, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है आपके पास किसी भी क्या कहते हैं प्लांट में या किसी भी आपके सिस्टम में, उस सिस्टम में आपने कहा कि जी मेरा टेम्परेचर कंट्रोल का एक सिस्टम है, तो मैं क्या करूँगा, उस पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक बना दूंगा। उसकी एक इनपुट होगी और एक उसकी आउटपुट होगी। ठीक है, दिस विल बी योर इनपुट, दिस इज़ योर आउटपुट, और दरमियान में उसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा होगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं वही ट्रांसफर फंक्शन जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, उसी ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब मैं जो हूँ उन्हीं ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करते हुए पूरा के पूरे सिस्टम को, उस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया करूँगा और फिर उनको आपस में मिला दिया करूँगा, जोड़ दिया करूँगा, और उससे जो चीज़ बनेगी उसको मैं क्या कहूँगा, ब्लॉक डायग्राम कहूँगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने पहले या दूसरे लेक्चर से ही ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करना शुरू कर दी थी, लेकिन उस वक्त मैंने आपको कुछ बताया नहीं था कि ब्लॉक डायग्राम होती क्या है। तो अब मैं उसी ब्लॉक डायग्राम को दोबारा से बनाता हूँ। ये आपकी रेफरेंस इनपुट, ये प्लस और ये माइनस, एक ब्लॉक था जिसको जो कि कंट्रोलर को शो कर रहा था। ठीक है, कंट्रोलर, उसके बाद इसके बाद एक और था वो आपके प्लांट को शो कर रहा था। ठीक है, उसकी एक आउटपुट थी जिसको आप सी कह रहे थे। फीडबैक में आपके पास जो है वो क्या था, सेंसर, या सेंसर और मेजरमेंट यूनिट का कंबाइन में लिख देता हूँ, मेजरमेंट सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, और ये फीडबैक आ रही थी, ये एरर बन रहा था। ठीक है, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये बेसिकली पूरे ब्लॉक्स जो हैं वो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये बात करूं, अभी तो मैंने खैर प्लांट को एक कंबाइंड सिस्टम लिखा हुआ है, इस प्लांट के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, जो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये फिलहाल जो है वो क्या शो कर रहा है, ये आपको एक ओवरऑल सिस्टम को शो कर रहा है। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कंट्रोल, पूरे कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मौजूद है। ये दीज आर दी ट्रांसफर फंक्शन इन एस डोमेन।
इसी तरह से मेजरमेंट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ सेंसर एंड अदर मेजरमेंट कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। तो ये मेजरमेंट सिस्टम भी आपके पास एक कंप्लीट पूरा ब्लॉक का है जो कि एक पूरे ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक पूरा क्या है, इसको हम स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। दिस इज ओवर स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम। हमारे क्या कहते हैं, जब इंजीनियर जो हम पूरे कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे आगे चल के, तो हम ये सारी जो है वो ब्लॉक डायग्राम को बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम की एक ये जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम है, बट ब्लॉक डायग्राम ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो आपके पास इनके अंदर मजीद बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम की डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट पता चले, यानी कि ये जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम में आउटपुट C है और इनपुट R है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं R और C का कंबाइंड रिलेशन की बात करूं, इस पूरे सिस्टम को भूल जाऊं, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी तरह से एक ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, जिसको मैं TF1 का नाम दे रहा हूं, जिसके अंदर ये सारे इम्पैक्ट मौजूद हों। ठीक है, तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ब्लॉक डायग्राम हमारी ख्वाहिश होती है हमें सिर्फ आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप मौजूद हो, दरमियान में जो सारी चीज़ें आ रही हैं उनको हमने जो है वो हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। ब्लॉक डायग्राम में आपके पास एक जो कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ। एक होता है समिंग पॉइंट, नाम से ही जाहिर है समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा नोड, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो आके ऐड हो रहे होंगे, और मतलब ऐड होने का मतलब सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और उससे कोई एक आउटपुट जनरेट हो रही होगी। माइंडेड समिंग पॉइंट की एक से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं और एक आउटपुट लाजमी होगी, मतलब एक आउटपुट होगी उसकी, कोई बगैर आउटपुट के समिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक हो गया जी। अब वो समिंग जो है वो प्लस और माइनस अगर आप निशान डाल दोगे, जिसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले ब्लॉक डायग्राम आपको शो की थी, तो प्लस और माइनस उसमें भी मौजूद था। तो सम पॉइंट इज़ एक्चुअली एडिशन, लेकिन अगर आपने उसमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो माइनस साइन लगा दोगे तो वो समिंग पॉइंट होगा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको आप ब्रांच का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम, सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपके पास एक सिस्टम है G। ठीक है, G इज़ अ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, जो कि फीड फॉरवर्ड में लगा हुआ है। अभी मैं डिफाइन करता हूँ फीड फॉरवर्ड क्या होता है और फीडबैक क्या होता है। ठीक है, ये आउटपुट है C। इसी तरह से एक और आपको मैं बनाता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस। ये पिछली वाली डायग्राम से मिलती जुलती ही डायग्राम है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें फीडबैक जो है मतलब 1 है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि फीडबैक 1 ना हो, बल्कि जो आपका मेजरमेंट सिस्टम है उसका कोई ट्रांसफर फंक्शन है जो कि H के बराबर है। ठीक है, ये आउटपुट C है। अब इसमें ज़रा पे अटेंशन, मैंने समिंग पॉइंट की बात की थी, तो यहाँ पे ये दो समिंग पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह से ये वाला पॉइंट सम नहीं है, लेकिन एक सिग्नल को मैं यहाँ से उठा के लेके जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ब्रांच है, ये ब्रांच है ना जी। ठीक है, अगर आप इसको एग्जैक्टली जंपर के फॉर्म में बात करें या अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, तो मैंने क्या की है, मैंने एक पॉइंट, एक तार जा रही है, उस तार के साथ मैंने एक और वायर या एक जंपर आगे की तरफ सिग्नल को लेके जा रही है, उसके साथ एक और जंपर जो है वो शॉर्ट कर दी है, कनेक्ट कर दी है, और उससे मैं फीडबैक ले रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज़ नोन एज द ब्रांच पॉइंट। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ब्रांच पॉइंट का नाम देंगे। ठीक हो गया, ये ब्रांच है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द समिंग पॉइंट। सम में जो है वो सिग्नल ऐड हो रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और ब्रांच सिंपल जो क्या होती है, ब्रांच जो है वो आपके पास एक कनेक्शन है, एक जंपर है, एक आपका पास जो है वो कनेक्ट की हुई कोई भी आपके पास वायर हो सकती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, चलें इस डायग्राम को देखते हुए, चलें इसको फिलहाल मैं बाद में बात करता हूँ। इस डायग्राम को देखते हुए लेट्स फाइंड द C/R। C/R निकालते हैं इसकी।
ठीक है। सी बाय आर निकालने के लिए मैं एक तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि अभी ब्लॉक डायग्राम नहीं है फ़िलहाल, लेकिन एक तरीका मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ जिसको हम जो है वो सी बाय आर का नाम दे, सी बाय आर निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि बेस करेगा इक्वेशंस पे, इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं फीडबैक सिग्नल को मैंने बी का नाम दिया हुआ है, इसको फीड फॉरवर्ड गेन मतलब जो इन दोनों के आपके पास रिलेशनशिप है उसको मैंने एरर ई का नाम दिया हुआ है। जी अगर आप देखें तो जी क्या है, वो अगर मैं बात करूँ इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। आर इनपुट से आगे की तरफ जाते हुए आप आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या है, ये जो एच वाली ब्रांच है या ये वाली जो ब्रांच है, ये क्या है, ये फीडबैक है, तो इसको हम फीड फॉरवर्ड का नाम देते हैं, ये फीड फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। लेट मी राइट इट फॉर यू, फीड फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, ये फीड फॉरवर्ड पाथ है। फीडबैक पाथ क्या है जी, दिस इज योर फीड फॉरवर्ड पाथ, ये जो मैं आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इसकी बात करूं तो ये क्योंकि बैक पे जा रहा है, फीडबैक हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज फीड बैक पाथ। अगर मैं इसके गेन की बात करूं या ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं तो ये फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, जी जो है वो फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, एच जो है वो फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन है क्योंकि ये फीडबैक में लगा हुआ है, ठीक है। फीडबैक पाथ, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, फीड फॉरवर्ड पाथ, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, सी बाय आर निकालना है हमने इस वाली डायग्राम से। चले मैं पहले इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखता हूँ। ये इक्वेशन की फॉर्म में क्या बना हुआ है, एरर किसके बराबर है जी, ई बराबर है किसके, आर माइनस दिस सिग्नल बी जो आपके पास आ रहा है, आर माइनस बी है जी ई, ठीक है। माइंडेड मैंने सी बाय आर निकालना है बाय यूजिंग द इक्वेशंस, ठीक हो गया। सी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, सी बराबर है ई मल्टीप्लाई बाय जी के, मतलब ये जो सिग्नल है जो भी आउटपुट आई है ये सिग्नल का यहाँ पे ब्रांच का नाम जो है वो ई है। ई को जब मैं जी से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ई मल्टीप्लाई बाय जी, तो ई को जब मैं जी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास सी आ जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया जी। बी किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी मल्टीप्लाई बाय एच, वो बी के बराबर है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इस ब्लॉक डायग्राम से जो मुझे इक्वेशन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं, ठीक है। और क्योंकि मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड है, मैंने सबस्क्रिप्ट एस नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि ये एस डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये तीन इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। इन तीन इक्वेशंस की मदद से मैं सी बाय आर निकाल सकता हूँ कि नहीं, निकाल सकते हैं जी हम सी बाय आर, लेट्स फाइंड इट जी, निकालते हैं जी। माइंडेड मैंने सी बाय आर निकालना है, और सी बाय आर किस फॉर्म में निकालना है, ये जो ई और बी हैं ये दो सिग्नल्स मैंने अपने पास से लिखे हैं, नाम ये मैंने अपने पास से डाला है। जो एक्चुअल सिस्टम में मेरे पास मौजूद है वो जी और एच है, और आर और सी है। आर इन रेफरेंस इनपुट है, सी आउटपुट है, जी ट्रांसफर फंक्शन है जो कि फीड फॉरवर्ड में मौजूद है, और एच फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन है, क्लियर है। ओके, ई इज इक्वल टू आर माइनस बी, ठीक है। मैंने क्या निकालना है, मैंने सी बाय आर निकालना है, ठीक है। तो सी बाय आर निकाल सकते हैं हम, ई की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूं। यहां से अगर आप देखें तो ई की वैल्यू क्या, मतलब इस इक्वेशन को यूज करूंगा मैं, ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी बाय जी लिख सकता हूं। तो सी बाय जी, आई डोंट नो, चले लेट मी राइट इन दैट वे, ई इज इक्वल टू व्हाट, ई को मैं सी बाय जी लिख सकता हूं, ठीक है। E इज माई C बाई जी, राइट। और यहां से अगर मैं B की बात करूं तो B इज इक्वल्स टू, B ऑलरेडी CH लिखा हुआ है, ओके, तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूं, इसकी जगह E की जगह मैंने लिख दिया क्या जी, C बाई जी,
क्लियर, इज इक्वल्स टू आर माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बी की जगह मैं लिख सकता हूं सी एच। अब जरा सी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ओके, सी जी से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका क्या बन गया जी, सी इज आर जी माइनस सी एच जी। ठीक हो गया, फीडबैक मतलब सी को कंबाइन कर लें, सी प्लस सी जी सी एच जी इज इक्वल्स टू आर जी। ठीक हो गया, सी कॉमन ले लें यहां से तो यह आ जाएगा 1 प्लस एच जी इज इक्वल्स टू आर जी। मैंने क्या करना है, मुझे जो है वो सी बाय आर चाहिए, तो यहां से आपके पास सी बाय आर आ गया। सी बाय आर किसके बराबर आ गया जी, सी बाय आर आ गया आर जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये इक्वेशन निकालने का मतलब ये है कि इस पूरे डब्बे को, इस पूरे जो भी आपके पास पूरा एक सिस्टम लिखा हुआ है, इस पूरे सिस्टम को मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आर और सी की फॉर्म में विद अ ट्रांसफर फंक्शन एज 1 प्लस जी एच। ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट इज सिंपली दिस ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इस ट्रांसफर फंक्शन को आप जो भी एक अलग से नाम देना चाहते हैं आप दे दें, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन आ गया, सी बाय आर जो है वो आपके पास इसके बराबर आ गया। ठीक हो गया, तो दिस इज हाउ यू गेट द ट्रांसफर फंक्शन। मैंने किससे निकाला, मैंने इक्वेशन से निकाला है। इक्वेशन में मुझे जो है वो 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ा, 4-5 स्टेप्स करना पड़े और आई फाउंड द सी बाय आर। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम थी, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ब्लॉक डायग्राम्स भी आ जाएंगी। तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ब्लॉक डायग्राम्स आ जाएंगी तो फिर शायद ये मेथड जो है वो हम इस्तेमाल ना कर सकें, इक्वेशंस वाला मेथड इस्तेमाल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल होने का मतलब मैं भी एक एग्जांपल और सॉल्व करूंगा आपके सामने तो उसमें क्लियर करूंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, कुछ टर्म्स डेफिनेशंस में ऐड कर रहा हूं यहां पर जी, डेफिनेशंस यहां पे ऐड कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। एक डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। वैसे तो अगर मैं इस सिस्टम को ओपन लूप कहूं तो क्या करूंगा, ये दोनों फीडबैक खत्म कर दूं यहां से। जब मैं इसके अंदर से फीडबैक खत्म कर दूंगा, यानी कि ये फीडबैक नहीं है, तो जब फीडबैक नहीं है तो मैं कहूंगा कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। लेकिन मैं यहां पर जो बात आप लोगों को एम्फसाइज करना चाह रहा हूं वो जरा गौर से देखें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने एक क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखा है। पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, हमने एक क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। हमने एक क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। दैट इज टू से मैंने एक इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन लिखना है जिसमें जो कि होगा ओपन लूप, लेकिन उसके अंदर क्लोज लूप की सारी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगी। अगर मैं यहां से ये ब्रांच खत्म कर दूं तो ये ओपन लूप है, दिस इज ओपन लूप, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द क्लोज लूप सिस्टम। मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा ट्रांसफर फंक्शन लिखूं जिसको मैं बाद में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहूंगा, लेकिन उसके अंदर क्लोज लूप की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। वो क्या है उसको देखते हैं। अगर मैं अपने इस सिस्टम के अंदर से ये गायब कर दूं, समर गायब कर दिया मैंने जी, आर गायब कर दिया और समर गायब कर दिया। जब मैंने इसका आर और समर गायब कर दिया तो क्या बन गया ये, मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो आउटपुट आपके पास बी आ गई, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट। आउटपुट आपके पास बी आ गई, इनपुट आपके पास
क्या है, ये इनपुट है जी, दिस इज योर इनपुट। इनपुट ये है। अब इसको जरा सीधा कर लें, स्ट्रेट कर लें। तो अगर मैं इसकी, चलें मैं पहले आपकी डायग्राम बना दूं यहाँ पे। एरर इनटू जी, ठीक है। सी अपनी जगह पर मौजूद है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। एच मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको स्ट्रिंग को ओपन करके सीधा कर रहा हूं। स्ट्रिंग को मैंने सीधा कर दिया है, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, तो आउटपुट आ गई आपके पास बी। ठीक हो गया। अब अगर इसका मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखूं तो ये लिखा हुआ है बी ओवर ई इज इक्वल्स टू, बी ओवर ई इज इक्वल्स टू जी इंटू एच, ठीक है। इसी के कंट्रास्ट में जो हमारी, चलिए मैं समर वापस लगा देता हूं ताकि अगर मैं इसकी ये ब्रांचेस खत्म कर देता यहां से, ठीक है, अगर मैं ये ब्रांचेस खत्म कर देता तो ये ओपन लूप है, यस। इस ओपन लूप में क्या था, ये होता आर और सी का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। लेट मी राइट दैट एज वेल। इसको मैं इरेज करता हूं यहां से। ओपन लूप किया मैंने, जब मैंने इसको ओपन लूप किया तो क्या बना ये, चलें लेट मी रीड्रॉ दिस होल ब्लॉक डायग्राम अगेन विथ ओपन लूप थिंग। फीडबैक खत्म हो चुका है, तो ये खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये बन गया। इसका आउटपुट और इनपुट क्या है, सी ओवर आर इज इक्वल्स टू जी। ये ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम। ये क्या है, ये भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। डिफरेंस है जी दोनों बातों में, दोनों सिस्टम में। ये ओपन लूप है, क्या इसमें क्लोज लूप के एलिमेंट्स मौजूद हैं? क्या ये बिल्कुल वही सिस्टम है जो यहां पर मौजूद है? इट्स नॉट। क्यों? फीडबैक जो आ रही है इस वाले सिस्टम में तो कोई फीडबैक है ही नहीं, उसका एलिमेंट ही मौजूद नहीं है। इस वाले सिस्टम को अगर देखो तो लग ये ओपन लूप रहा है, इट इज ओपन लूप, बट इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्लोज लूप सिस्टम। कैसे? आप कहेंगे सर इसमें समर तो है नहीं। यस, समर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वाकई नहीं है। आप कहेंगे सर इसमें आर रेफरेंस इनपुट तो है नहीं। वाकई आर नजर नहीं आ रहा, नहीं है। लेकिन समर और आर दोनों इस सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है, मतलब नजर नहीं आ रहे लेकिन मौजूद है। वो कहां पे? वो है एरर। फर्क क्या है? ये जो ई है, दिस ई इज कमिंग फ्रॉम वेयर? इट इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ आर माइनस द फीडबैक। जब मैंने इसको स्टार्ट यहां से लिया है तो इसका मतलब है इस ई के अंदर ऑलरेडी आर माइनस बी मौजूद है। तो it is not a open loop system as such, it contain all the properties of the closed loop system। लेकिन इस open loop system को मैंने लिखा कुछ या ड्रॉ इस तरह से किया है कि it is representing an open loop system, it is representing an open loop system but contains all the properties of the closed loop system. That's why we say it कि open loop transfer function of a closed loop system, it is open loop transfer function of a closed loop system। ठीक है, तो ये open loop transfer function है किस सिस्टम का? closed loop system का। it contain all the characteristic of closed loop system। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लें। B over E is the output, E is the input as error, which is a difference of the reference input and the feedback signal। क्लियर हो गया? GH से आप मतलब जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम है वो GH के बराबर है। जबकि अगर मैं सिर्फ इसको ओपन लूप बना दूं, यानी कि इसकी फीडबैक को खत्म कर दूं, तो इट डजंट कंटेन एनीथिंग एज रेफरेंस। मतलब रेफरेंस आ रही है, कोई एरर फीडबैक नहीं है, मैंने फीडबैक रिमूव कर दी है। तो दिस इज द ओपन लूप सिस्टम। ठीक हो गया जी?
ये चंद एक डेफिनेशन आपके जहन में रहनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दी है कि फीड फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो जी जो है वो फीड फॉरवर्ड में है, तो ये फीड फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन है। ये फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमने निकाल लिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो क्लोज लूप हमने ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला था, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ से इरेज किया है, वो क्या था जी, C/R इज इक्वल्स टू, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम है। फीड फॉरवर्ड गेन जितने भी हैं G1 G2 G3 उन सबको मल्टीप्लाई कर लें अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस फीड फॉरवर्ड गेन मल्टीप्लाई बाय फीडबैक गेन। ये प्लस है अगर आपके पास फीडबैक नेगेटिव है, इसको हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। अगर ये फीड यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में यहाँ पे प्लस आएगा, उल्टा है, रिवर्स्ड है। माइनस नेगेटिव फीडबैक के लिए यहाँ पे प्लस है और पॉजिटिव फीडबैक के लिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब ये अभी हम आप निकाल भी सकते हो पॉजिटिव फीडबैक के लिए। चलें लेट्स आप अपने नोट्स में इसको, इस वाले को पॉजिटिव फीडबैक करते हुए ज़रा इसकी इक्वेशन के थ्रू इसको डिराइव कीजिएगा। ये जो सिस्टम है इसमें H1 है, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन इज 1, इसको हम कहते हैं यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है ये। क्लियर हो गया जी। इस डेफिनेशंस के हिसाब से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन के थ्रू निकालना थोड़ा सा, मतलब ये तो सिंपल सिस्टम था, निकालना आसानी से निकल आया। लेकिन जब आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आएगा, कोई मुश्किल सिस्टम होगा, मतलब उसमें एक से ज़्यादा सिस्टम्स आ रहे होंगे और मतलब वो आपस में आउटपुट और इनपुट के हिसाब से चल रहे होंगे, तो फिर शायद ये मैथमेटिकल इक्वेशंस और इसका काम करना हमारे लिए मतलब मैथमेटिकली उसको डिराइव करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ एग्जांपल के साथ आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी हम जो है वो देखते हैं कुछ टर्म्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ ऐड कर रहा हूँ, जिनको हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा आप लोगों के साथ मैं शेयर करना लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो मज़ीद बातें हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे जी। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इक्वेशन की मदद से ना सॉल्व करना पड़े, जो ब्लॉक डायग्राम ही है उस ब्लॉक डायग्राम से ही मैं जो है वो उसको ठीक कर लूँ, या वही कोई अलजेब्रा डिफाइन कर लूँ जो कि डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम्स के ऊपर लग जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा। वो ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा क्या है, मैं आप लोगों के साथ जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट, एक PDF डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा जिसमें समराइज़ किए हैं मैंने सारे। लेकिन उसकी पहली डेफिनेशन क्या है, लेट मी डिफाइन इट्स वन डेफिनेशन। तो ये ब्लॉक डायग्राम का अलजेब्रा जो है वो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं जी। ब्लॉक डायग्राम मतलब मकसद क्या है हमारा मकसद ये है कि हमें इक्वेशंस से थोड़ी सी मतलब उससे बचत हो जाए, हम इक्वेशंस ना यूज़ करनी पड़े। नुकसान क्या है इक्वेशंस का, ज़ाहिर है कि बाद में अगर ये ज़्यादा क्या कहते हैं लंबा, कोई ज़्यादा बड़ी ब्लॉक डायग्राम होगी तो ज़ाहिर इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस चीज़ से बचने के लिए हम चाहते हैं कि हम उसको ब्लॉक डायग्राम में ही हैंडल कर लें। तो उसके लिए कुछ ब्लॉक डायग्राम का अलजेब्रा है, कुछ रूल्स हैं, वो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको हम ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा या रिडक्शन रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। कि रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम की रिडक्शंस के रूल्स, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन या ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा। अब रिडक्शन का मतलब क्या है, मतलब रिडक्शन का मतलब ये है कि हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं। देखें, एम हमारा क्लियर है कि वो हमने क्या करना है, C/R निकालना है, ठीक है। आगे चल के मैं एग्जांपल भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। ओके जी, तो सबसे पहला रूल है, ठीक है। इसको हम कैस्केडेड रूल का नाम देते हैं। अगर आपके पास दो ब्लॉक्स G1 और G2, बेशक वो फीड फॉरवर्ड में है या फीड बैक में है, लेकिन वो आपस में मतलब एक लाइन में लगे हुए, एक सीरीज़ में पड़े हुए, कैस्केडेड हैं,
ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं एज व्हाट, G1 और G2 के प्रोडक्ट के तौर पर एक बॉक्स। ठीक है, वी कैन राइट इट एज वन बॉक्स ऑफ G1 एंड G2। अच्छा, जो बॉटम लाइन है, जो बेसिक रूल है वो बड़ा क्लियर है। वो क्लियर क्या है, वो ये रूल है कि आपकी जो आउटपुट इक्वेशन है, इक्वेशंस चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जिस तरह अगर फर्स्ट करो इसकी आउटपुट x है, ठीक है, तो और लेट्स से इनपुट जो है, चले आउटपुट y है और इनपुट पे जो सिग्नल का नाम है वो मैंने x रख ली है। ठीक है, यू कैन चेंज इट टू एनी नेम। ठीक है, जस्ट डिफरेंस के लिए जो है वो मैं ये y है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो उसके ऊपर y किसके बराबर है, y बराबर है x मल्टीप्लाई x G1 से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर G2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x G1 और G2 ये इसकी आउटपुट इक्वेशन y है। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर हूँ तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो y किसके बराबर है, y बराबर है x G1 और G2। यानी कि जो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल कैस्केडेड रूल है। दूसरा रूल जो है वो पैरेलल रूल है। उसमें क्या है कि आपके पास एक समर है। ठीक है, यू हैव अ समर, उस समर की दो इनपुट्स हैं। यहाँ से फर्ज करो x आया, G1 आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये G2 है, मतलब वही x है, पहले वो G1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आता है, फिर दूसरी दफ़ा वो वही x ब्रांच है यहाँ पे G2 से मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे जाके ये ऐड होता है। तो अगर आप इसकी आउटपुट, अगर मैं इसको y कहूँ तो इसका y किसके बराबर है, इसका y बराबर है x G1 प्लस G2। इसमें दो ब्लॉक्स, दो ब्रांचेस पैरेलल हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पैरेलल रूल का नाम दिया गया है। तो अगर आपने ये लिखना है तो यू कैन राइट इट बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पहले लिखा है, G1 प्लस G2, ये आउटपुट y बन गई इसकी, और अगर x, तो अभी भी देखें तो y जो है वो x G1 प्लस G2 है। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो है वो अपनी ब्लॉक डायग्राम को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करें कि हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें। आगे तरीके मैं बताऊंगा आपको स्टैंडर्डाइज करने के, वो बाद में हम चल के ऐड करते जाएंगे। अच्छा, रूल नंबर 3 अगर आप देखें, मतलब नंबरिंग आप बेशक ऊपर नीचे करके चेंज भी कर सकते हैं जैसे भी। फर्स्ट करो कि आपके पास जो है वो एक x1 सिग्नल यहाँ पर है। ठीक है, ये प्लस है, और यहाँ से कोई और सिग्नल आ रहा है, ये x1 है, ये कोई और सिग्नल है जो कि x2 है। ठीक है, प्लस और ये प्लस माइनस। ठीक है, x1 x2 ये प्लस माइनस, मतलब प्लस है या माइनस है, दोनों हो गए, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस के तौर पे हम ये मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये x1 और x2 इस तरह से ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये g से, और आउटपुट बन रही है इसकी y। ठीक हो गया। अगर आपने इसको रिड्यूस करना है तो अगर आप देखें तो ये समर जो है वो किससे, ट्रांसफर फंक्शन या ब्लॉक से पहले आ रहा है। कुछ केसेस में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि इस समर को उठा के मैं कहीं लेके जाना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ। अगर मैं मूव करूँगा तो माइंड इट, हमारी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इक्वेशन क्या है, अगर देखो y इज इक्वल्स टू व्हाट, तो y इज इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस x2। ठीक है, x1 प्लस माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय g, ये y की इक्वेशन है। इट शुड रिमेन द सेम। ठीक है, आप देखते हैं इसको अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं जी, इस समर को अगर मैंने इसे ब्लॉक से आगे लेके जाना है, ठीक है, ये g है, ये आपका x है, x1। ठीक है, इस समर को मैंने ऑल टुगेदर उठाया और कहाँ ले गया मैं, इस ब्लॉक के आगे ले गया मैं। इस ब्लॉक के मैं आगे लेके जा रहा हूँ समर को, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे ज़ाहिर है प्लस माइनस दोनों ही तो हो सकते हैं। ठीक है, तो और x2 यहाँ से आ गया, ये x2 की ब्रांच है। ठीक है, अगर मैं इसको एज इट इज़ रख दूँ, लेट्स से आई एम राइटिंग दैट वे, तो अब क्या बन गया, ये x1 मल्टीप्लाई, मतलब इसकी y की इक्वेशन क्या है, इसकी y की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x1g
ठीक है, प्लस माइनस x2। क्या ये इक्वेशन ठीक है? अगर आप देखें तो ये इक्वेशन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है x1g, वो तो आ गया, प्लस माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय g, इसके साथ g मिसिंग है। तो अगर g मिसिंग है तो इसका मतलब है अगर कभी भी मैंने क्या करना है, समर को एक जगह से मतलब एक ब्लॉक से आगे लेके जाना है, ठीक है, इफ आई नीड टू मूव द समर अहेड ऑफ द ब्लॉक, तो मुझे क्या करना होगा, दोनों ब्रांचेस को उस गेन से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यस दिस इज राइट, क्योंकि x1g और x2g आपस में मल्टीप्लाई होके आपके पास वही रिजल्ट देख रहे हैं। तो बॉटम लाइन अभी भी वही, मैं दोबारा से बार बार री एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बॉटम लाइन अभी भी यही है कि आपके पास ये इक्वेशन मतलब मौजूद रहनी चाहिए। आप कोई भी स्टेप करते हैं, कोई भी रूल यूज करते हैं, तो ये इक्वेशन अपनी जगह पर होल्ड करनी चाहिए। रूल नंबर 4, अच्छा माइंडेड, ये वाले रूल्स आपको शायद आपकी बुक में ऐसे नहीं मिलेंगे, तो आई विल शेयर दी वर्ड डॉक्यूमेंट विद यू, तो उसके अंदर ये सारे जो है वो कंसोलिडेटेड लिखे हुए भी होंगे। ओके, रूल नंबर 4, ये वो इसी का रिवर्स है, चलिए मैं यहीं से बना लेता हूँ, वो इसी का रिवर्स है। वो क्या है, अगर समर आगे है और आप उसको गेन से पीछे लेकर आना चाहते हो, चले मैं लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। अगर समर जो है वो कहाँ है, समर जो ये x1 है, ये g है, समर जो है वो गेन से आगे है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं जी, ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पे x2 है और ये y है, तो अगर आप इस y को देखें तो y क्या है, y बराबर है x1g प्लस माइनस x2, ठीक है, ये y है, x1g प्लस माइनस x2, कैपिटल लिख लें ताकि ये क्लैरिटी रहे कि हम स्टेट स्पेस सॉरी हम जो है वो एस डोमेन की बात कर रहे हैं। अब मैं समर को उठा के पीछे लेके जाना चाहता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पहले मैं जो हूँ, ये ब्लॉक जी आगे चला जाएगा, मैंने समर उठा के पीछे लेके हूँ x1, ये प्लस माइनस है, ठीक है, और इसके साथ में x2 अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये x2 है आपके पास, ठीक है, y अगर आप निकालें, अच्छा गेन आपके पास g आ गया, और y क्या हो जाएगा आपके पास, y सिंपली इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू, इसका y क्या बन गया जी, x1 प्लस माइनस x2, और इस पूरे को आपने g से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखें पहले इक्वेशन थी x1 और g मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, x1 और g ने मल्टीप्लाई होना था, ये x1 है, ये g है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, x2 उसमें ऐड हो रहा था, आउटपुट में x2 के साथ g नहीं है। लेकिन जब आपने ये वाली चीज़ की तो x2 के साथ क्या हो जाएगा, मैंने समर जो है वो गेन से पीछे ले आया हूँ, ये समर गेन से पीछे चला गया है, तो जब वो पीछे चला जाएगा तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास जब जी गेन आगे आ गया तो उसने इन दोनों ब्रांचेस के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर x2 के साथ तो g था ही नहीं, तो लेकिन जब आप ये वाली ट्रांजिशन करोगे तो रूल बन रहा है कि जब भी आपने समर को गेन से पीछे लेके जाना है तो आपने जो दूसरी ब्रांच है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको g से डिवाइड करना है, ठीक है। ये सारे रूल्स कहाँ से बन रहे हैं, ये सारे रूल्स मैथमेटिकल इक्वेशन से ही बना रहा हूँ मैं, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा, सिर्फ इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ और उसकी मदद से ये रूल्स बनाता जा रहा हूँ। तो इन रूल से मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे पास जो है वो एक कंसोलिडेटेड किस्म का अलजेब्रिक ब्लॉक डायग्राम का अलजेब्रा आ जाएगा या उसके रिडक्शन रूल्स आते जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। ओके जी, रूल नंबर 5 कह लें, चलें जी 5 कह लेते हैं। रूल नंबर 5 है, अब ये अभी तो मैंने समर की बात की है, अब मैं बात कर रहा हूँ ब्रांच की या पिक ऑफ पॉइंट की। इसको हम पिक ऑफ पॉइंट कह सकते हैं या मतलब ब्रांच कह सकते हैं आप, ठीक है। x1 यहाँ से आया, ठीक है, गेन, और ये आपके पास y है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ से एक x2 जो है वो ले जाऊँ आगे, ठीक है जी, मैं चाहता हूँ x2 आगे ले जाऊँ, ये x2 है,
ये पिक ऑफ पॉइंट है, ये कहीं मूव कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी इनपुट या किसी भी सिस्टम पे जा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पिक ऑफ पॉइंट को यहाँ से आगे लेके जाना चाहता हूँ। अगर इसकी y की बात करूँ तो y किसके बराबर है, इसमें y बराबर है x1 g के, ठीक है। और अगर मैं x2 की बात करूँ तो x2 किसके बराबर है, x1 के। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये वाला पिक ऑफ पॉइंट जो है वो g से आगे लेके जाना चाहता हूँ, गेन से आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं अगर आगे ले जाता हूँ, ठीक है, ये g है आपका, ये x1 है, ठीक हो गया। मैं इसको आगे ले जाता हूँ पिक ऑफ पॉइंट को, तो ये आपका x2 हो गया, ठीक है। इसको मैं x2 कह रहा हूँ और ये आपका y है। तो y तो अगर देखें तो y अभी भी x1 g के बराबर है, देयर इज नो चेंज, ठीक है। y अभी भी x1 और g के बराबर है, y इज इक्वल टू x1 g, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ x2 की, तो x2 इस केस में क्या बन गया, x2 इस वक्त x1 g के बराबर है, क्योंकि पिक ऑफ पॉइंट यहाँ पर है। तो x2 इज इक्वल टू x1 और g, ठीक है। x2 किसके बराबर है, x1 g। यहाँ पर x2 क्या था, वो तो x1 के बराबर था। तो यहाँ पर भी वही बात आई कि जब अगर मैंने पिक ऑफ पॉइंट गेन से आगे लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको उसके गेन से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब मैं डिवाइड करूँगा तो तब बात बन जाएगी, क्योंकि g से मल्टीप्लाई होके इट विल गेट कैंसिल, तो मतलब x1 g और डिवाइडेड बाय g हो जाएगा ये, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो x2 की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें जो है वो किसी ना किसी स्टेप में ये फ़ायदा देगा कि हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे अपने ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। रूल नंबर 6, पिक ऑफ पॉइंट आगे है, इसको पीछे लेकर आना है आपने, ठीक है। ये g है, ये आपका x1 है, यहाँ से आप पिक ऑफ पॉइंट ले रहे हैं जो कि x2 के बराबर है, ठीक है, सही है। और ये आपके पास आउटपुट है, तो आउटपुट अभी भी वही है x1 g के बराबर, लेकिन x2 किसके बराबर है, x2 भी x1 g के बराबर है। मैं चाहता हूँ इस पिक ऑफ पॉइंट को उठा के पीछे ले आऊँ। अगर इस पिक ऑफ पॉइंट को मैंने पीछे लेकर आना है तो लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये g ब्लॉक हुआ, ये यहाँ से x1 इनपुट आ रही है और यहाँ से पिक ऑफ पॉइंट में पीछे ले आया, ये x2 हो गया। क्या ये x2 और ये y है, y अभी भी x1 g के बराबर है, लेकिन x2 आपके पास इस वक्त x1 के बराबर है। यहाँ पर x2 किसके बराबर था, x1 मल्टीप्लाई बाई g। इसका मतलब है अगर आपने पिक ऑफ पॉइंट गेन से पीछे लेकर आना है तो आप क्या करोगे, उसको उस गेन से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि g से ये मल्टीप्लाई होगा और फिर ये x2 बनेगा, ठीक हो गया। तो मतलब रूल्स बड़े सिंपल और इजी हैं और बिल्कुल मतलब मैथमेटिक्स है, सिंपल इक्वेशंस हैं, लेकिन ये हमें जो है वो आगे चलकर जो है वो बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 की बात कर लेते हैं जी। रूल नंबर 7 में आपके पास एक समर है, ये वाला रूल तो हमने खुद डिराइव किया हुआ है, ठीक है, वो देख लेते हैं जी। ये रूल नंबर 7 आपके पास, यहाँ पे g आ गया, ये फीडबैक आ गई आपके पास, ये h आ गया, ठीक है। ये भी एक रूल है, इससे क्या फ़ायदा होता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये फीड फॉरवर्ड गेन हो गया, ये आपके पास ये फीडबैक मतलब स्टैंडर्ड डायग्राम है, स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अगर ये क्या है जी, पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है, दोनों फीडबैक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका रूल आपको ये बताता है कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको, हमने पढ़ा था C/R कैसे निकालते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए आपने देखा था हमने क्या निकाला था, फीड फॉरवर्ड गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस फीडबैक गेन, फीड फॉरवर्ड गेन मल्टीप्लाई बाय फीडबैक गेन, ठीक है। रिवर्स है ज़रा, ओके। जब पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने प्लस ऊपर प्लस लिखा हुआ है, नीचे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि ये इस तरह लिखा हुआ है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट कि प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव फीडबैक है
अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। अगर आप देखें तो अगर आपकी स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम बन जाती है तो आप देखें एक पूरा लूप उसके अंदर से, मतलब ये पूरा का पूरा लूप ख़त्म हो सकता है। इससे पहले जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो एक या दो ब्लॉक्स को मर्ज करने के या कंबाइन करने के हैं। तो हमारी जब भी हमने ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना है तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम जो है वो उसको स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर लें। जब हम स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अच्छा, रूल नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो वो सिंपल सा रूल है, उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ अटैच करते हैं। अगर आपके पास जो है वो एक समर ए है, उसमें कोई एक ब्रांच आ रही है प्लस, एक ब्रांच आ रही है माइनस, उसके बाद जो है वो एक और प्लस लिखा हुआ है, फिर एक और माइनस लिखा हुआ है, ये समर बी है। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट जो भी आप समझें। तो अगर मैं इन दो समर को आपस में स्वैप कर दूं, माइंडेड के दरमियान में कुछ नहीं है, ठीक है, अगर दरमियान में कुछ नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है, अगर सिंपली ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड है समर्स, तो इन दोनों को समर को आपस में स्वैप करने से आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले आप जो है वो चलें, मैं अगर इसको ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ठीक है, मतलब x1 x2 x3 उससे बन रहा है y। तो अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस x2 माइनस x3। ठीक है, y अगर मैं लिखूं तो y लिखा हुआ है x1 माइनस x2 माइनस x3। ठीक है, और अगर मैं पहले समर b को लिख दूं, ठीक है, समर b पहले अगर मैं लिख दूं, समर b पहले लिख दूं मैं अगर, तो फिर क्या होगा, ये समर b है, ये माइनस है। ठीक है, ये समर a है, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये b समर के साथ आपके पास जो भी सिग्नल आ रहा है उसको आप फर्ज करें x1 है, ये b के साथ आपने x3 लिखा हुआ है और ये उसकी आउटपुट है y। ठीक है, और ये आपके पास x2 है। ठीक है, y अगर आपके पास आएगा तो y क्या होगा, y जो है वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, इस केस में y क्या है, x1 माइनस x3 माइनस x2। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कोई दोनों में फ़र्क है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। x1 में से आपने x3 पहले निकाल लें या x2 पहले निकाल लें, रिजल्ट विल रिमेन सेम। ये आपकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन 8 प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम अपनी ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको मतलब लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ आज का, और इसके बाद जो है वो अगले सेशन में हम इसकी एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे और ये ब्लॉक डायग्राम के जो रूल्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इन ब्लॉक डायग्राम के ये रूल्स को अपने सामने रख के आप जो है वो अपनी एग्जांपल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच, आपसे अगले सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।